हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो बुक 1 है, बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम अपने देश में जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो चुनाव होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चुनाव किस तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी बातें समझेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको ये लेक्चर देखना है। और सभी बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से भी हो, सब जगह काम आएगी ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से करा रहा हूं। ठीक है, हिस्ट्री के 3 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप इन तीनों चैप्टर को देख लो, बाकी आगे के चैप्टर आपके आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आप देख सकते हो। अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, दोनों प्लेलिस्ट जो है पिन कर दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। एक बार सिलेबस देख लीजिए। बुक 1 में टोटल 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 आपका हो चुका है, चैप्टर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे के जो चैप्टर है वो कोशिश करेंगे कि और जल्दी जल्दी करा दें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो बहुत ध्यान से आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइम पे यहाँ पे पीडीएफ मिल जाया करे। ठीक है, और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से आप मुझे वहां पे सर्च कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है, आपके पेपर में भी पूछा जाता है अगर इस वाले चैप्टर में से, तो यही पूछा जाता है कि चुनाव से क्या अभिप्राय है, यानी चुनाव से आप क्या समझते हो, चुनाव का अर्थ बताइए, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव जो होता है उसमें क्या अंतर होता है, आपको ये बताना होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। इलेक्शन आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में इलेक्शन होते हैं और जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो जाके वोट दे सकता है। ठीक है, कम से कम 18 वर्ष, मैक्सिमम तो कोई एज नहीं होती है, वो जाकर वोट दे सकता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे 2 चीजें थी, एक था प्रत्यक्ष और दूसरा था अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, इन दोनों का मतलब आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा, आप यहीं से समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी टीचर को किसी स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना है। ठीक है, तो आपकी टीचर आपसे बोलते हैं कि बताइए इस 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी को मॉनिटर बनाना है। मान लो एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है, ठीक है, सुमित। मान लीजिए एक का नाम अमित है, दूसरे का नाम सुमित है, और टीचर आपसे पूछते हैं कि बताओ अमित और सुमित में से किसको मॉनिटर बनाया जाए। तो आपसे बोलेंगे हाथ खड़े करो, कितने बच्चे अमित को चाहते हैं कि ये मॉनिटर बने, और आपसे पूछेंगे सुमित के लिए हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे उसको चाहते हैं। ठीक है, यानी क्लास में ही वोटिंग करवा ली, सब उसको वोट दे देंगे और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या है, वो मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो ये बहुत आसान है, ये एक तरीके से चुनाव है, इलेक्शन है। लेकिन क्लास में ये कर पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो लिमिटेड होती है। मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो टीचर जो है बच्चों से पूछ सकती है कि बताइए किसको आप मॉनिटर चाहते हो। तो वहां पे बहुत आसान है। लेकिन जब देश में लाखों करोड़ों लोगों से ये पूछना हुआ कि बताओ आप किसको विधायक बनाना चाहते हो या बताओ आप किसको सांसद बनाना चाहते हो, तो क्या ऐसे हाथ खड़ा करके पूछा जा सकता है जहां पे लाखों करोड़ों लोग हो जिस देश में? तो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे फिर दूसरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको चुनाव कहा जाता है। ठीक है, ये भी चुनाव ही है, लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल था। पर ये वहां पे हो सकता है जहां पे लिमिटेड लोग हो, लेकिन पूरे देश के लेवल पे चुनाव कराना हो तो ये तरीका वहां पे काम नहीं आएगा। तो आई होप आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यहीं से समझ में आ गया होगा, बाकी आपको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव से क्या अभिप्राय है, यानी जो चुनाव होता है उसका क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, किसी फैसले को लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, इसलिए जनता जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने नेता यानी अपने प्रतिनिधि को चुनती है वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, चुनाव कहलाती है। ठीक है, आपको पता है कि मान लीजिए कोई फैसला लेना है तो सभी नागरिक, हमारे देश में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो सभी नागरिक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ भाग नहीं ले सकते। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है, पूरे देश को अलग अलग जनसंख्या में बांट दिया जाता है, क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मान लो ये विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया, या मान लीजिए ये लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया, वहां की एक पर्टिकुलर जनता होती है। ठीक है, अब वो जनता क्या करती है, वो जनता जाती है वोट देने वाले दिन में जाकर वोट दे देती है। ठीक है, खूब सारे कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ते हैं, तो जो ज्यादा वोट पाता है वही जीत जाएगा। तो ये तो होता है प्रोसेस। ठीक है, हर जगह वो वाला सिस्टम पॉसिबल नहीं है, क्लासरूम वाला, तो इसको कहा जाता है
चुनाव, यानी कि जहां पर जनता अपने घर से निकले वोटिंग के समय, जहां पे उसका बूथ है वहां पर जाए और अपनी पसंद के कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी को पसंद करता हो, उसके सामने जाके बटन दबा दे ईवीएम में, यानी उसका वोट पड़ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको चुनाव कहते हैं। और चुनाव के जरिए हम अब क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, वो नेता हमारा एमएलए हो सकता है अगर विधानसभा के चुनाव है, अगर लोकसभा के चुनाव है तो हमारा एमपी यानी कि सांसद हो सकता है। ठीक है, चलिए अब चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुनकर संसद में या फिर विधानसभा में भेजती है, उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सीट है, ठीक है, कोई विधानसभा सीट है, वहां पे 4 लोगों ने चुनाव लड़ा है। क्या चारों लोग उस सीट से जीत जाएंगे? नहीं, एक ही जीतेगा। यानी 4 लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतेगा, यानी एक ही जीतेगा। तो जिसको हमने जिताकर वोट देकर आगे भेजा है विधानसभा में या फिर संसद में, वो क्या कहलाएगा? जनता का प्रतिनिधि या फिर जनप्रतिनिधि कहलाएगा। ठीक है, यह नेता जो जनता के द्वारा चुनकर संसद जाते हैं, ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये नेता जिसको हम वोट देकर जिताते हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के कल्याण के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जनता की भलाई के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। आगे चलते हैं, अब लोकतंत्र के प्रकार की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव बताया था ना, तो यहां पे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरी तरफ है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आखिर इसमें क्या अंतर होता है, क्या इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा विस्तार से यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेती है। यानी यहां पे क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट, अंग्रेजी में इसको डायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर लोकतंत्र है तो इसका मतलब जनता क्या है, वो सीधा फैसला लेने में सीधा डायरेक्ट मतलब उसमें भाग लेगी। प्राचीन यूनान में क्या होता था, जो स्थानीय सरकारें होती थी, खास तौर से जैसे मान लो ग्राम सभा हो गई या फिर मान लीजिए ग्राम पंचायत हो गई, तो यहाँ पे क्या होता था, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता था। ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बात किसकी चल रही है, प्राचीन यूनान की। मान लीजिए प्राचीन यूनान में ये कोई ग्राम सभा है। ठीक है, मान लीजिए ग्राम सभा में टोटल 100-200 लोग रहते हैं, या 100 लोग मान लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए किसी गांव में 100 लोग हैं जो कि ग्राम सभा के मेंबर है। अब ये सब यहाँ पे एक जगह इकट्ठा होंगे। ठीक है, 100 लोग का एक जगह इकट्ठा होना कोई इम्पॉसिबल बात तो है नहीं। 100 लोग तो इकट्ठा हो सकते हैं, करोड़ों लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन 100 लोग तो हो सकते हैं। अब 100 लोगों से पूछा जाएगा कि देखिए हमें अपने गांव में कोई पुलिया बनवानी है छोटी सी, या मान लीजिए गांव में कोई सड़क बनवानी है, तो कितने लोग इसके सपोर्ट में है? तो लोग डायरेक्ट बोल देंगे हम सपोर्ट में, यानी यहाँ पे डायरेक्ट वोट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जांपल हो गया। जैसे क्लासरूम में टीचर ने पूछा था बच्चों से कि बताइए आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो जिसको मतलब बच्चों ने जिसको ज्यादा वोट दिए होंगे उसको मॉनिटर बना दिया गया होगा। तो एक तरीके से आप इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देख सकते हो। लेकिन जब बात आ जाए लाखों लोगों की, जब बात आ जाए करोड़ों लोगों की, तो फैसला लेना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर लाखों और करोड़ों लोगों का फैसला लेना हो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में लाना, यानी इसको लागू कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाने वाला शासन से है। ठीक है, यहाँ पे जनता के शासन का मतलब क्या है, जनता थोड़ी डायरेक्ट मतलब जाके विधानसभा में कानून बना रही है, हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं वो कानून बना रहे हैं, इसीलिए जनता का शासन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ईसीआई कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी हम कहते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो होता है उसका क्या काम होता है, इसका काम होता है देश में चुनाव करवाना, यानी देश में जो चुनाव कराए जाते हैं वो चुनाव आयोग करवाता है। जो सीमांकन होता है विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के रूप में, जो पूरे देश को बांटकर उसका सीमांकन किया जाता है, वो भी चुनाव आयोग करता है। ठीक है, पार्टियों को मान्यता देना या फिर वोटिंग लिस्ट जो बनाई जाती है उसमें कोई चेंजेस करना हो, संशोधन करना हो, तो ये सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए भारत में चुनाव कराने के लिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्शन कमीशन है जिसको हम हिंदी में चुनाव आयोग बोलते हैं।
हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, यानी हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 324 में हमारा जो निर्वाचन आयोग है, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसके बारे में आपको बताया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, देखो चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तीनों चीज एक ही है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की मदद करने के लिए हर राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, यानी हर स्टेट में एक निर्वाचन अधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो क्या करता है, हमारे चुनाव आयोग की मदद करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो होता है स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, जैसे मान लो पंचायत के चुनाव हो गए, या फिर मान लीजिए नगर निगम वगैरह, जो इस तरीके के चुनाव होते हैं, ठीक है, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होता। इसके लिए क्या होता है, राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो निर्वाचन आयोग से अलग काम करते हैं, यानी राज्यों में अलग से एक निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होता है, वो वहां पे जो लोकल चुनाव होते हैं उसके लिए काम करता है। अब बात करते हैं भारत का चुनाव आयोग जो है, भारत का इलेक्शन कमीशन जो है, वो बिना किसी दबाव के काम करता है, ठीक है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, यानी चुनाव आयोग में 3 मेंबर होंगे जो कि निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, आपने सुना होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 उसके सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है, 2 उसके सहयोगी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल याद करके रखना है। अब हाँ, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट में बताना है, सभी बच्चे जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, और सभी अपना नाम भी लिखेंगे, सीधा आंसर मत करना, आप अपना नाम भी लिखना, मैं आप सभी के कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, यानी आज की डेट में, ठीक है, आज के समय में कौन चुनाव आयुक्त है, ये आपको मुझे सर्च करके बताना है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लेना, चुनाव आयोग के क्या क्या काम है, आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, चुनाव आयोग का जो काम होता है वो होता है मतदाता सूची बनाना, यानी जो वोटर लिस्ट होती है, ठीक है, वोटर लिस्ट बनाना, जो 18 साल के हो चुके हैं उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करना, ठीक है, अगर कोई डेथ हो गई है किसी की, या कोई दूसरे क्षेत्र में चला गया तो उसका नाम वहां से डिलीट करना, ये सारा काम किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। फिर चुनाव का संचालन कराना, यानी जो हमारे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव को करवाने का, चुनाव को संचालन कराने का जिम्मेदारी भी किसकी होगी, हमारे चुनाव आयोग की होती है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ठीक है, देश में स्वतंत्र चुनाव करवाने, निष्पक्ष चुनाव करवाने, तो ये काम भी कौन करेगा, हमारा चुनाव आयोग ही करेगा। आचार संहिता जारी करना, लागू करना, ठीक है, ये काम भी हमारा चुनाव आयोग करेगा। आचार संहिता क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, जब चुनाव की डेट घोषित हो जाती है ना, तो उस समय कुछ विशेष नियम लागू हो जाते हैं देश में, ठीक है, उस क्षेत्र में जहां पे चुनाव होने वाले हैं, तो उसको आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता के जो नियम होते हैं उसका उल्लंघन नहीं करना होता, अगर कोई उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उस नेता पे, उस लीडर पे एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग से क्वेश्चन है। फिर राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना, ये जो राजनीतिक पार्टी होती है उनके पास एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे मान लो किसी के पास कमल चुनाव चिन्ह है, किसी के पास हाथ चुनाव चिन्ह है, किसी के पास झाड़ू चुनाव चिन्ह है। तो ये जो चुनाव चिन्ह होते हैं ना, ये कौन देता है इनको, इलेक्शन कमीशन ही देता है, ठीक है। राजनीतिक जो पार्टी होती है हमारे यहाँ पे, उनका पंजीकरण करना, उनको मान्यता देना, ये सब किसका काम है, हमारे चुनाव आयोग का, यानी हमारे इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ठीक है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय करना, यानी कि देखो आपको पता है कि जब देश में चुनाव होते हैं तो जो हमारे नेता लोग होते हैं वो पैसे की तरह पानी की तरह पैसा बहाते हैं, ठीक है, माफी चाहता हूं, बहुत पैसा लगा देते हैं। आप ये मान लीजिए कि इतना पैसा लगा देते हैं चुनाव में, तो उसकी एक लिमिट तय करना कि भाई एक आदमी, एक विधायक अगर चुनाव लड़ रहा है, मान लो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो वो मैक्सिमम इतना पैसा ही खर्च कर सकता है। ये लिमिट कौन लगाएगा, हमारा चुनाव आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अधिक धन खर्च करना, यानी अधिक धन खर्च करना, ठीक है, मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो ये क्या है, ये चुनाव प्रणाली के दोष है, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। तो यहां पे हमने क्या समझा, चुनाव आयोग के काम क्या है, यहाँ पे हमने क्या समझा, चुनाव आयोग के काम क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है कि बताइए हमारी जो चुनाव प्रणाली है उसकी दोष यानी उसकी कमियां बताइए, ठीक है, क्या कमियां हैं उसकी। तो क्या है, अधिक धन खर्च करना, आपको पता है
कि इलेक्शन कमीशन पहले से लिमिट तय कर देता है कि एक व्यक्ति इतने लाख रुपए से ज्यादा चुनाव में नहीं खर्च कर सकता, लेकिन वो कई बार क्या होता है उसके उल्लंघन कर देते हैं, यानी बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे चुनाव की कमियां हैं, ठीक है। बहुत पैसा, बिल्कुल पानी की तरह बहा देते हैं पैसा, लोगों को लालच देते हैं, शराब बंटवाते हैं, कपड़े बंटवाते हैं और कैश बंटवाते हैं, आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है। फिर वोटों का खरीदा जाना, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है, यानी लोगों को लालच देना, लालच देकर लोगों का वोट खरीद लेना, ये क्या है, हमारे यहाँ पे एक कमी है। फिर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना, यानी लोगों को जातियों में बांटना, लोगों को धर्म के आधार पर बांटना और उनसे वोट मांगना, ये भी क्या है, हमारे यहाँ पे चुनाव प्रणाली का एक दोष है, यानी एक कमी है। फिर राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो नेता होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, उनपे बहुत सारे क्रिमिनल केस चल रहे होते हैं, ठीक है। अब वो आ जाते हैं राजनीति में, बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे हैं जो बाहुबली दबदबा होता है उनका, ठीक है, बहुत गलत गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो राजनीति में आ जाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, चुनाव की एक कमी है। फिर लुभावने वादे करना, लोगों को लालच देना, पैसा दे देना या सिलाई मशीन दे देना, या आपने देखा होगा बहुत तरह की कमियां होती हैं। चुनाव में हिंसा का प्रयोग करना, कई बार चुनाव में हिंसा करते हैं, लोगों को डराते हैं, मारते हैं, ठीक है। वोट के बदले पैसे देना, उनको कोई वस्तु दे देना या फिर अन्य प्रकार का लालच देना कि लोग क्या हो जाएं, लालच में फंस जाएं और अपना वोट क्या करें, इन कैंडिडेट को, इन नेताओं को दे दें। तो कई बार नेता लोग ये भी काम करते हैं कि लोगों को लालच देके उनका वोट खरीद लेते हैं एक तरीके से, आप यही मान लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब है अगला, हमारी जो हेडिंग है वो है चुनाव सुधार के सुझाव। अब देखो चुनाव आयोग क्या काम करता है ये हमने पढ़ लिया, चुनाव आयोग में क्या कमियां हैं, ठीक है, और चुनाव में क्या कमियां हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए क्या कोई सुझाव है, तो यस, इन कमियों को दूर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सुझाव के बारे में बात करेंगे। ये जो 3 टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इससे पहले जो 2 टॉपिक करा चुका हूं, इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इन तीनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चुनाव सुधार, ठीक है, चुनाव सुधार के लिए कुछ सुझाव। तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना, यानी हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको कहा जाता है सर्वाधिक मत के आधार पे जीत, यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो लोग, वो जो नेता हैं वो जीत जाते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया जाए, इसके बदले में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी जाए। अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में तो हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में ना आए, तो आप घबराइए नहीं, इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में आगे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। देखो 2 प्रणाली है चुनाव की, एक तो वो है जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे, यानी जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, यानी जिसको सर्वाधिक मत मिलेंगे, सर्वाधिक वोट मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी है, एकदम सिंपल है, इसमें तो कोई भी समझ जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी प्रणाली है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको 2 शब्दों में 2 लाइन में नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए मुझे आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैंने पूरा फॉर्मूला बताया है, कैसे फॉर्मूला लगता है, कैसे उसको करा जाता है, पूरा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि सर्वाधिक मत के आधार पे जो जीत प्रणाली है उसको लागू ना करके ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू किया जाए, एक तरीका तो ये हो सकता है। फिर इससे क्या होगा, इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उनको वोट मिलते हैं, जिस रेशियो में उनको वोट मिल रहे हैं उसी हिसाब से उनको सीट मिल पाएगी। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दे देना, ठीक है, यानी संसद की जो सांसद के जो चुनाव होते हैं उसमें और जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उस सब में क्या हो, महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए, ये भी एक सुधार हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध, मान लो कोई कैंडिडेट है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पाया जाता है, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस है तो उसको चुनाव लड़ने से रोकना। अब इसको अगर मान लो कोई अपराधी व्यक्ति है, अगर उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा ना कि एक अपराधी नेता नहीं आएगा, अगर नेता ही अपराधी होगा तो फिर वहां पे क्या न्याय मिलेगा लोगों को, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये सुधार के कुछ तरीके हो सकते। अब देखते हैं भाई अगला पॉइंट, यानी जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना हमारे यहाँ पे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, उनकी जो कार्यप्रणाली है, उनका जो काम करने का तरीका है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए। आपको पता होगा कि कई बार आचार संहिता का उल्लंघन कर देते हैं नेता लोग, ठीक है,
आपने देखा होगा कि आपको पता ही है कि भाई पैसे नहीं बांटने चाहिए, शराब नहीं बांटने चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पैसा बंटवा देते हैं, रातों रात शराब बंटवा देते हैं, लोगों को लालच दे देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। आगे देखो, चुनाव प्रचार में जाति के आधार पे या फिर चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर देना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पे लोगों को पोलराइज कर देते हैं, यानी कि धर्म के आधार पे लोगों को ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, जाति धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको बैन करना चाहिए। फिर चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है चुनाव की जो राजनीति है, चुनावी जो राजनीति है, इसमें धर्म को भी आधार बनाया जाता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कुछ क्या है, ये सुझाव है, यानी अगर इन चीजों को अपनाया जाएगा तो राजनीति में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है? तो देखिए, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, यानी हमारे यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते ही है भारत में क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो क्या है, निष्पक्ष होकर काम करती है, स्वतंत्र होकर काम करती है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। फिर भारत के संविधान में चुनाव संचालन की पूरी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मौजूद है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में, ठीक है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में विस्तृत वर्णन मिलता है किस चीज का, चुनाव का, कि कैसे चुनाव कराया जाएगा, चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग यानी कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, और ये एक स्वतंत्र संस्था है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इस संस्था पे दबाव नहीं बना सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में दो प्रकार की चुनाव व्यवस्था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला है सर्वाधिक मत के आधार पे जीत, इसको कहा जाता है जो सबसे आगे वही जीते। इसका मतलब क्या है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। मान लो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई विधानसभा सीट है, ठीक है, मान लीजिए मैं दिल्ली का बता दूं, दिल्ली में कोई उत्तम नगर विधानसभा सीट है, मान लीजिए। ठीक है, अब इस सीट से 10 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, यानी 10 व्यक्ति हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा। अब उसमें से जो एक व्यक्ति है उसको मिले हैं सबसे ज्यादा वोट, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो जीत जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं, ये काफी मुश्किल है। मैं आपको एग्जांपल से आगे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे दो तरह की चुनाव प्रणाली होती है। ठीक है, अब कौन से चुनाव किस प्रणाली से होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। तो इस व्यवस्था में, यानी इस व्यवस्था में जिस उम्मीदवार को बाकी सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो क्या हो जाता है, वो विनर हो जाता है, यानी वो जीत जाता है, एकदम सिंपल। विजयी प्रत्याशी के लिए, यानी जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, यानी बहुमत मिले उससे भी मतलब नहीं है, बस उसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीता हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1000 वोट लेकर आ रहा है, दूसरा व्यक्ति 999 वोट लेकर आ रहा है, तो वो केवल एक वोट ज्यादा ला रहा है, लेकिन तब भी वो जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहा जाता है, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसे बहुदलवादी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे कोई एक या दो पार्टी थोड़ी चुनाव लड़ती है, ना जाने कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जीतता तो कोई एक ही पार्टी वाला होगा या कोई एक ही कैंडिडेट जीतता होगा। ठीक है, तो संविधान जो होता है वो इसी विधि को स्वीकार करता है, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम चलता है। ये काफी सिंपल भी है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। देखो हमारे यहाँ पे कौन कौन से चुनाव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं हमारे यहाँ पे इसी तरीके से होते हैं, यानी इसी सिस्टम से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। और जो हमारे यहाँ पे जो लोकल चुनाव होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। अब ये दूसरा सिस्टम है जो कि मैं आपको बता रहा था, थोड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि इसमें आपको कुछ टेक्निकल चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया गया है, यानी ज्यादा चुनाव इससे हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं।
ठीक है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली हो जाती है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम वोट नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वापस मैं आपको बता देता हूं। ये जो था ना, इसमें हम डायरेक्ट वोट करते हैं, हम का मतलब जनता। ठीक है, अब या आप 18 साल के नहीं हुए होंगे, अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप जब 18 साल के हो जाओगे तो आप भी क्या कर सकते हो, वोटर बन जाओगे। और वोटर बन जाओगे तो आप भी जाके वोट दे सकते हो, यानी आप लोकसभा के चुनाव में वोट दे सकते हो, आप विधानसभा के चुनाव में वोट दे सकते हो। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट हम वोट नहीं देते, हम का मतलब जनता वोट नहीं देती, इसमें मैं भी वोट नहीं दूंगा और आप भी वोट नहीं दोगे। ठीक है, फिर आखिर इनको वोट कौन देगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वो वोट देगा। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का चुनाव या राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं या फिर विधान परिषद इसके जो चुनाव होते हैं, इसको इसी तरीके से अपनाया जाता है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे द्वारा जो एमएलए वगैरह जिसको हम वोट देकर जिताते हैं वही एमएलए इसमें चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी हम वोट नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो एमएलए जिताए गए वो एमएलए जाकर यहाँ पे वोट देते हैं। मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैंने एग्जांपल ले रखे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझते चलो। अब देखो ये क्या है, ये एनसीईआरटी की कटिंग है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये दिखेगा। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी देखा जाता है, और फिर कुछ तरीके होते हैं जिससे ये चुनाव होते हैं। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, आप ना समझ पाओ। तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है और इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैं आपको आगे बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। तो चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो पहला वाला जो सिस्टम था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, यानी जो सर्वाधिक मत के आधार पे जीत वाली प्रणाली थी, उसमें बिल्कुल सिंपल था, जिसको ज्यादा वोट मिलते थे वो जीत जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है, ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव होता है, तो ये क्या होता है, ये हमारे द्वारा नहीं होता, ये इसी प्रणाली से होता है, यानी इसमें हम वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो करता कौन है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सीधे जनता नहीं चुनती, यानी कि हम जाके वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमारे द्वारा जो चुने गए विधायक होते हैं, यानी जिन एमएलए को हमने वोट देके जिताया होता है विधानसभा में, जो एमएलए बन चुके होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, वो राज्यसभा के जो उम्मीदवार होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई राज्य है, वहां पे 200 विधायक है, एग्जाम्पल है आपके सामने, आपकी किताब में भी ऐसा ही एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कोई राज्य है, वहां पे 200 विधायक यानी 200 एमएलए हैं, और राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं, राज्यसभा की 4 सीटें खाली हैं। तो ये जो 200 विधायक है ना, यही 200 विधायक क्या करेंगे, वहां पे वोट देंगे, यानी इसके लिए वोटिंग करेंगे। एकदम सिंपल है, ये तो समझ में आ गया कि हम वोट नहीं देते, कौन देता है, हमारे द्वारा जिताए गए हमारे एमएलए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं 200 सीटों वाला जो एग्जांपल दे रहा था आपको कि मतलब 200 विधायक हैं और उसमें से 4 सीट आपको, 4 सीट खाली है, 4 सीट के लिए वोटिंग करानी है, यही मैंने आपको बताया था। तो इसको समझते हैं। देखिए इसमें विधायक जो होते हैं वोट देते हैं, लेकिन विधायक किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, उसके पास ऑप्शन होता है कि वो 3-4 जो कैंडिडेट है उनको वोट दे। ठीक है, यानी विधायक केवल एक ही उम्मीदवार को वोट यहाँ पे नहीं देगा, बल्कि वह उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार से चुनेगा। जैसे मान लो कम से कम मान लो 4 सीटें हैं, 4 सीटों के लिए मान लीजिए 10 कैंडिडेट यानी 10 व्यक्ति खड़े हुए हैं चुनाव में। अब 10 व्यक्तियों में से जीतेंगे तो केवल 4 ही लोग, क्योंकि सीट तो 4 है, और 6 लोग क्या होंगे, 6 लोग हार जाएंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, यहां तो ज्यादा समझना है नहीं। अब हमको जैसे मान लो हमारे एमएलए जो है उनको वोट देना है। अब एमएलए वोट जो देंगे वो अपनी पसंद के हिसाब से देंगे, यानी सबसे ज्यादा वो किसको पसंद करते हैं। यानी मान लो जैसे अजय है, अजय को उन्होंने पहली पसंद माना, यानी अजय को पहले नंबर पे वोट दे दिया, ये उनकी पहली चॉइस हो गई। विजय जो है मान लीजिए ये इनकी दूसरी चॉइस हो गई। संजय जो है मान लीजिए उसकी तीसरी चॉइस हो गई, और रमेश जो है मान लीजिए उनकी चौथी चॉइस हो गई। यानी एमएलए गया, उसने वोट दे दिया, पहले नंबर पे किसी को दे दिया, दूसरे नंबर पे किसी को दे दिया, तीसरे नंबर पे किसी को दे दिया, चौथे नंबर पे किसी को दे दिया। मान लो किसी विधायक ने दे दिया, अब दूसरा विधायक वोट देने गया, उसने क्या करा, उसने अजय को दूसरे नंबर पे पसंद करा, उसने रमेश को पहले नंबर पे पसंद करा, इसको मान लीजिए उसने तीसरे नंबर पे ही पसंद करा, इसको मान लो पहले नंबर पे पसंद करा। ठीक है, तो हर जो विधायक है उसकी पसंद अलग हो सकती है, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता है तो कोई किसी को दूसरे को कम पसंद कर सकता है, तो ये होता है। तो इस तरीके से वोट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक विधायक ने एक से ज्यादा लोगों को वोट दिया, लेकिन अपनी पसंद यानी प्रेफरेंस के अनुसार। ठीक है, तो इसे वरीयता क्रम यानी इसको प्रेफरेंस ऑर्डर कहा जाता है कि वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं।
देखो जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कुल विधायक और खाली सीटें प्लस में एक, और इसको प्लस में बाहर ब्रैकेट के बाहर भी एक रख दिया, ठीक है। आप एक बार वापस से किताब पे चलो, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए आपके सामने एग्जांपल है, मान लो टोटल विधायक कितने थे, 200 थे। अब कितनी खाली सीटें थी, 4 सीटें थी। तो यहाँ पे 200 प्लस कितने, 4 खाली सीटें, उसमें प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1। ठीक है, ये क्या था, ये इसके ब्रैकेट के बाहर था, ऐसे था। यानी 200 और नीचे 5, यानी 200 यहाँ पे हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे काट दोगे तो 40 आएगा, 40 में 1 जोड़ दोगे तो 41 आएगा। 41 का मतलब क्या है, यानी 41 वोट चाहिए होंगे। ठीक है, यानी कि जिस उम्मीदवार को 41 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। यानी जीतने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे, 41। ये फॉर्मूला लगा के हमने सीखा है। आगे चलते हैं। अब पहले देखो, पहले केवल पहली पसंद के जो वोट है वो गिने जाएंगे, यानी कि पहली पसंद वाले वोट जो है किसको कितने मिले हैं ये गिना जाएगा। जैसे मान लो अजय था, अजय को पहली पसंद वाले 55 वोट मिल गए। मान लीजिए विजय था, विजय को पहली पसंद वाले 44 वोट मिल गए। संजय को मान लीजिए 39 वोट मिल गए। रमेश को 30 मिल गए, 22 मिल गए, 10 मिल गए, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जीतने के लिए कितनी सीट कितने वोट चाहिए थे, अभी हमने निकाला है 41। तो यहाँ पे देखो 41 मिल गए, क्या इसको 41 मिल गए, यहाँ पे 41 नहीं बल्कि 41 से ज्यादा मिल गए, यानी 41 से ज्यादा 55 मिल गए, यानी ये तो जीत गया, अजय जो है वो जीत गया। अब इसको विजय को 44 वोट मिल गए, यानी कि ये भी जीत गया। लेकिन संजय को नहीं मिले, इसको 39 वोट मिले, इसको 2 वोट और चाहिए थे, अगर 2 वोट और मिल जाते तो ये भी जीत जाता। ठीक है, यानी पहली पसंद में इसको गिन लिया गया, जिसको सबसे कम वोट मिले उसको हटा दिया गया, गायब कर दिया गया, डिलीट। लेकिन इसके वोट खराब नहीं जाएंगे, वो वोट बाकी में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखो, यानी अजय जो है 55 वोट मिल गए, जीत गया। विजय 44 मिल गए, जीत गया। तो यानी 4 सीटों में से 2 सीटें तो भर गई, अजय जीत गया, विजय जीत गया, यानी 2 भर गई। अब कितनी बची है, 2 सीटें अभी भी बची हुई है, यानी 4 सीटें भरनी थी ना, तो 2 सीटें अभी भी बची हुई है। अब 2 सीटें बाकी है, इसको देखते हैं क्या करते हैं। अब देखा जाएगा सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे कम वोट किसे मिले थे, सोहन को। सोहन को केवल 10 वोट मिले थे, तो सोहन को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी सबसे कम वोट मिले हैं सोहन को 10, तो उसे चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, वो हार गया। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन उसके वोट जो थे 10 वोट मिले थे, वो वोट बर्बाद नहीं होंगे। वो वोट कैसे काउंट कर लिए जाएंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको कहा जाता है वोट ट्रांसफर, यानी 10 वोट उसके खराब नहीं हुए, वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी सोहन के जिन 10 विधायकों ने वोट दिया, यानी सोहन को, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सोहन को जिन 10 विधायकों ने वोट दिया था उनके बैलेट पेपर देखे जाएंगे कि उन्होंने दूसरे नंबर पे किसको पसंद किया था। ठीक है, यानी उनकी दूसरी पसंद कैसे थी। मान लो उन्होंने दूसरे नंबर पे संजय को पसंद करा, 6 वोट दे दिए, और रमेश को पसंद करा, 4 वोट दे दिए, तो ये वोट जो है बांट दिए जाएंगे। यानी संजय को 39 वोट मिले थे, 2 वोट की कमी थी, तो 6 वोट यहाँ जोड़ दिए गए, 45 मिल गए, यानी कि जीत गया, आसान हो गया। 3 यानी 4 में से 3 कैंडिडेट जीत गए। अब चौथा कैंडिडेट बचा हुआ है। ठीक है, रमेश को मिले थे 30 वोट, लेकिन 4 इसमें जोड़ दिए तो अभी भी इसको 34 मिले हुए हैं। अब 34 से तो जीतेगा नहीं, इसको 41 चाहिए। ठीक है, तो यानी 4 में से 3 जीत गए, लेकिन 1 बचा हुआ है। अब रमेश को कैसे आगे जिताया जाएगा उसको देखते हैं। फिर सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को तो हटा दिया गया। अब रमेश के पास 34 है, मोहन के पास 22 वोट बचे हुए हैं, तो सबसे कम वोट वाले मोहन जो है बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सोहन के बाद कौन था, ये देखो सोहन के बाद, सोहन के तो वोट काम में आ गए, अब सोहन के बाद सबसे कम वोट था मोहन के पास, जिसके पास 22 वोट थे। अब इसको हटा दिया गया, लेकिन इसके 22 वोट जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए उनके 22 वोट में दूसरी पसंद देखी जाएगी। अगली दूसरी पसंद किसकी है, 15 वोट मान लो रमेश को मिले हुए हैं, 7 वोट मान लो पहले से जीत चुके किसी दूसरे कैंडिडेट को चले गए हैं, तो वो 7 वोट तो नहीं देखे जाएंगे, लेकिन जो 15 वोट थे वो 34 में जोड़ दिए जाएंगे, 49 हो जाएगा। चाहिए कितना, 41, यानी ये भी जीत गया। अब अजय भी जीत गया, विजय भी जीत गया। अजय और विजय तो पहली काउंटिंग में ही जीत गए थे। ठीक है, ये दूसरी काउंटिंग में इसको जिताया गया, अब ये बाद में जिताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 कैंडिडेट जीतेंगे। तो क्या ये आसान है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसको समझ पाना ही आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे देश में जो ये टेक्निकल चीजें, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, उनके लिए वोट बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली यानी सिंपल वाला तरीका अपनाया गया है। ठीक है, ये वाला तरीका जिसे आसानी से समझ जाते हैं लोग। अब इन दोनों में अंतर क्या है भाई, अंतर समझते हैं। अगर आपने दोनों को समझ लिया है तो आप देखो,
इसमें क्या होता है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाई, जिसको विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, यानी निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, उसको जिला कहते हैं, उसमें बांट दिया जाता है। फिर हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक कैंडिडेट ही जीतता है, चाहे चुनाव 50 लोग लड़े, लेकिन जीतेगा एक ही आदमी, ठीक है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, यानी मतदाता जो होता है वो कैंडिडेट को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें यहाँ पे विधायिका में मिल सकती है, क्योंकि वोट कैंडिडेट को मिल रहा है, कैंडिडेट जितने जीत रहे हैं उस हिसाब से देखा जाता है। फिर विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वो बहुमत लाए, 50% वोट प्लस एक मिले उसे, ये जरूरी नहीं है बहुमत मिले, ठीक है। यूके में भी यही सिस्टम है, भारत में भी यही सिस्टम है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हमने क्या समझा था, ये विधानसभा के चुनाव ऐसे होते हैं, लोकसभा के चुनाव ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह के चुनाव होते हैं, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, मान लो अगर किसी देश में ऐसा करवाया जाए, जैसे इजराइल में ये सिस्टम होता है, नीदरलैंड में भी यही सिस्टम होता है, तो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है, यानी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है उसको एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया गया। या फिर कभी कभी पूरे के पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में गिन लिया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई कैंडिडेट चुने जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक सीट से, एक क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सीट से या एक क्षेत्र से एक से ज्यादा कैंडिडेट भी आ सकते हैं। यहाँ पे मतदाता जो होता है वो पार्टी को वोट देता है, प्रत्याशी को वोट नहीं देता, वो पार्टी को वोट दे रहा है। यहाँ पे हर पार्टी को प्राप्त मत, यानी हर पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसके अनुपात में ही उसको विधायिका में सीट मिलेगी, ठीक है। जैसे वोट मिल रहे हैं उसी हिसाब से सीट मिलेगी। विजयी उम्मीदवार को, जो जीता हुआ है उसको वोटों का बहुमत हासिल होता है, बहुमत के बिना काम नहीं चलेगा, बहुमत मिलना चाहिए तभी वो जीता हुआ माना जाएगा। इजराइल में और नीदरलैंड में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, यही हमको समझना था। अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली को क्यों लागू किया गया। इसलिए क्योंकि ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है ये बहुत जटिल है, यानी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये किसी छोटे देश में छोटी जनसंख्या में लागू हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में जिसकी बड़ी जनसंख्या हो वहां पे ये चीज लागू नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता जो होती है इसकी लोकप्रियता का कारण है, यानी ये बहुत लोकप्रिय है। इसको कोई भी आसानी से समझ सकता है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, कोई टेक्निकल चीज जानता हो चाहे ना जानता हो, वो सब इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति या चुनाव की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो भी इसको आसानी से समझ सकता है। ये बहुत सिंपल होती है, इसमें ज्यादा बार बार राउंड नहीं होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, जो अभी हम देख रहे थे वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा, एकदम सिंपल है ये। अब बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। अब मान लो क्योंकि ज्यादा वोट चाहिए, अब ज्यादा वोट चाहिए तो क्या होगा, जिसके ज्यादा लोग होंगे वही तो ज्यादा वोट पाएगा। जैसे मान लो जातियों के आधार पे भारत में लोग वोट देते हैं। अब कोई जाति है मान लीजिए, उस जाति के लोग उस जगह पे लाखों की संख्या में रहते हैं, तो उसकी संख्या ज्यादा है, वो अपने कैंडिडेट को वोट दे देगी तो वो जीत जाएगा। लेकिन जिसकी संख्या कम है वो तो यहाँ पे कभी जीत ही नहीं पाएगा, उसका हित हो जाएगा। तो ये भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे यहाँ पे जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, जाति हमारे यहाँ पे बहुत लंबे समय से है और भेदभाव तो होता ही था। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था में क्या किया गया, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम ये होगा कि जो दबंग या जो सामाजिक समूह है, जिनकी जातियों की संख्या ज्यादा है वो तो हमेशा जीत जाएगी, लेकिन जो उत्पीड़ित समाज है जिसकी संख्या कम है उसका तो हमेशा उत्पीड़न होता रहेगा, उसको तो प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाएगा। तो हमारे संविधान निर्माता इस चीज को समझ चुके थे, ठीक है, वो इस कठिनाई को जानते थे। ऐसे में ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उन्होंने क्या करा, उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वो उसकी आवश्यकता को समझते थे कि भाई ऐसे तो दलित लोग, पिछड़े लोग, जिनकी संख्या छोटी है या जो कम संख्या में है उनको तो समस्या हो जाएगी। तो स्वतंत्रता के पहले भी इस विषय पे खूब बहस हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भी पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कर दी थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि जो होंगे वो चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग उसको वोट डालेंगे। ये तो एक तरीके से फूट डालो वाली अंग्रेजों की नीति थी। तो हमारे संविधान बनाने वाले थे वो समझ चुके थे इस चीज को, उन्होंने बोला कि हम ये पृथक निर्वाचिका को नहीं अपनाएंगे। तो संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस चीज का शक था। उनका विचार था कि ये व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, प्रत्यक्ष निर्वाचिका वाली अंग्रेजों वाला सिस्टम। इसलिए इन्होंने क्या करा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया।
यानी कुछ सीटों को आरक्षण दे दिया, जैसे ये एससी वाली सीट है या कोई सीट है वहां पे एसटी कैंडिडेट लड़ेगा, इस तरीके से उन्होंने उसको आरक्षण दे दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत आपने देखा होगा ना, कुछ सीटें महिला के लिए आरक्षण हो जाती है, वहां से केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है। तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता, ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी जो होगा वो केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वो सीट आरक्षित कर दी गई होगी। जैसे मान लो कोई सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी, तो वहां से महिला ही चुनाव लड़ सकती है, पुरुष चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया और हमारे यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया जो भारत का नागरिक है। अब सभी को मतलब मेरा क्या है, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई औरत हो, आदमी हो, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे यहाँ पे वोट देने की उम्र जो थी 21 साल होती थी, यानी 21 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन बाद में इसको घटा दिया गया और 18 साल कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए भारत में सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यानी सभी लोग वोट दे सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। भारत के सभी नागरिक क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। किसी को धर्म के आधार पे, किसी को जाति के आधार पे, किसी को समुदाय के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को वोट देने दिया जाएगा। ठीक है, जो 18 वर्ष का हो चुका है वो मतदान कर सकता है, यानी वो वोट दे सकता है। 1989 तक ये उम्र 21 साल होती थी, बाद में इसको घटा दिया गया, 1989 में संविधान में संशोधन किया गया, इसको कम करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस के करा दिए हैं। हिस्ट्री का मैंने चैप्टर 1, 2, 3 करा दिया है हिस्ट्री का, और पोल साइंस का आपका चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यानी इतने चैप्टर आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कमेंट में जाइए, वहां पे मैं दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे रहा हूं, वहां से जाके देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जितनी ज्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं आपका सिलेबस कवर करा दूंगा, सिलेबस खत्म ही करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू वगैरह सारी चीज कराई जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और सीरियस हो गए हैं तो मुझे अपना नाम भी कमेंट में लिख के बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट में अटेंडेंस लगाइए, अपना नाम लिखिए, मैं आपको कमेंट में मिलता हूं, कमेंट में मैं आपको लाइक कर दूंगा आपकी सारी कमेंट को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।